युवाओं का सपना होता है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को क्रैक करना। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कहाँ से शुरुआत करें, कैसे सिलेबस को पूरा किया जाएगा, और अगर शुरुआत करनी है तो कैसे होगी, क्या क्वालिफिकेशन होती है, कैसे तीनों चरणों को पार करना है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आज हम बदायूं से आपको मिलवाने वाले हैं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में 215वीं रैंक लाकर बदायूं का नाम गौरवान्वित करने वाले आयुष पाठक जी से रहेंगे कुछ खास सवाल। देखते रहिए सत्य में भारत में दोस्तों। आयुष जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, क्योंकि आपने संघ लोक सेवा आयोग में 215वीं रैंक लेकर आए और बदायूं का नाम गौरवान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा, संघ लोक सेवा आयोग आज के युवाओं का सपना है। भाई मेरा भी सपना था, मैं क्रैक नहीं कर पाया, तो मेरे साथ बैठे हैं तो मैं ये समझूंगा कि मैंने ये जर्नी पूरी की है। इस जर्नी की शुरुआत कैसे करे आज का युवा? जी, इस जर्नी की शुरुआत करने के लिए मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है जी, कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो कि ये एग्ज़ाम एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है, इसमें सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको बहुत समय देना पड़ता है जी। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं उसके लिए। जी। सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज़ साथ में रखनी होंगी और सिलेबस और पीवाईक्यू, ये दो चीज़ें आपको हर समय अपने साथ रखना होगा, जाकि आपको ये आइडिया रहे कि क्या रेलेवेंट है और क्या रेलेवेंट नहीं है। पीवाईक्यू में अपने दर्शकों को बता दूं, शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आए दिन न्यूज़पेपर हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी न्यूज़ हमारे सामने से गुजरती है। तो क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और उस लिमिटेड टाइम में ही हमको मैक्सिमम एफर्ट लेके आना है। तो ये समझ डेवलप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा आयुष जी, मैं ये जानना चाहूँ कितना इम्पैक्ट डालता है स्कूलिंग? जैसे आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही, पहले ये भी जानना चाहूँगा। जी, मेरी स्कूलिंग श्री कृष्णा इंटर कॉलेज से हुई थी और ये हिंदी माध्यम में यूपी बोर्ड से ही मैंने अपनी। श्री कृष्णा इंटर कॉलेज से हम भी पढ़े हुए हैं तो हम बखूबी जानते हैं। आपकी पूरी जो 12th तक एजुकेशन थी वो एसके इंटर कॉलेज, और फिर उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफेंस कॉलेज गया था, जहाँ से मैंने बीएससी इन फिजिकल साइंसेज किया था। और उसके बाद मैं TIFR मुंबई, विच इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर था, प्रोजेक्ट स्टूडेंट 6 महीने के लिए कोविड तक। और अभी करंटली मैं JNU में मास्टर्स इन डिजास्टर स्टडीज परस्यू कर रहा हूँ। जी। तो स्कूलिंग कितना इम्पैक्ट डालती है? जी, स्कूलिंग बहुत इम्पैक्ट डालती है। मैं यही मानूंगा कि एसके इंटर कॉलेज में मैं पढ़ रहा था तो भले ही अभी मतलब जो मानक हैं एजुकेशन के, उनके अकॉर्डिंग वो स्कूल उतना अच्छा ना समझे लोग, लेकिन वहाँ जो वैल्यूज मैंने इनहेरिट की, वहाँ जो टीचर्स ने जो वैल्यूज मुझे दी कि आप बड़े सपने देखिए, कभी भी आप उन सपने अपने छोटे मत कीजिए। अगर आपका बार लो है तो आप उतना ही पहुंच पाएंगे। अगर आपका बार बहुत हाई है और आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो फिर कुछ कहीं पे भी पीछे नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जब मैं स्टीफेंस गया था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, वहां उस समय कोई नहीं गया था, तो मुझे सिर्फ प्रोफेसर मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने यही बोला था कि एम फॉर द हाईएस्ट, एम फॉर द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन अचीव, एंड उसके लिए काम करो। एंड तो स्कूल बहुत मैटर करता है उस तरीके से। अच्छा, आपने डाटा एनालिटिक्स और डाटा इंजीनियरिंग की बात करी, ये कितना सपोर्ट किया आपके इस यूपीएससी की जर्नी में? जी बिल्कुल। आज की डेट में जब हमारे पास सोशल मीडिया का एक्सेस है और पूरा डेटा एनालिटिक्स और AI और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो ये एक टेक्नोलॉजी कैन बी डबल एज स्वॉर्ड। ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है और यही आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ भी बन सकती है अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। सोर्स भी बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ऐसा होता था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें प्रीलिम्स में लेने होते थे, लेकिन अब शायद हटा दिया गया है। तो प्रीलिम्स की क्या खास तैयारी करी, क्या स्ट्रेटजी आपने फोकस की? क्योंकि भाई 2 पेपर होने, एक CSAT का और एक जनरल स्टडीज का, तो क्या आपकी मतलब क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे उसको क्रैक करना था? जी जी बिल्कुल। प्रीलिम्स मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल फेज है इस एग्जाम में, क्योंकि जहां एक तरफ 10 लाख लोग बैठ रहे हैं और केवल 14,000 बच्चे बस मेंस लिखेंगे, तो प्रीलिम्स बहुत ही ट्रिकी फेज बन जाता है। उसके लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही रियलिस्टिक मैंने बनाया था। मैं पीवाईक्यूज को लेके बैठता था, मैं ये देखता था कि एक्चुअली में यूपीएससी क्या पूछ रहा है। तो प्रीलिम्स में आपको 2 चीजों पे फोकस करना होता है। पहला होता है आपका स्टैटिक बेस, यानी कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो स्टैटिक आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें आप रिवीजन करें, बार बार सेम लिमिटेड सोर्सेज रखिए, उनको बार बार पढ़िए। और दूसरा होता है एक MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड, जो बार बार आप सही तरीके से कैसे सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, वो एक एप्टीट्यूड डेवलप करना होता है। और CSAT के बारे में जरूरी है कि CSAT पे कभी भी उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है और CSAT को बहुत ज्यादा फोकस देना जरूरी है। तो इस बार जैसे आप क्या देखते हैं, जैसे ये कहा जाता है कि
इंग्लिश मीडियम और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ज़्यादा क्रैक करते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम से उतनी वेटेज नहीं मिल पाती है। और इस बार हम लोग जो देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम का अच्छा एक रहा है दबदबा वो संघ लोक सेवा आयोग पर, तो इसे आप कैसे देखते हैं? जी 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 जी। तो सिंस मेरी भी जो पढ़ाई पूरी हुई है वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम टर्न होके, तो मैंने दोनों ही लैंग्वेजेस में पढ़ाई की है। अभी मैं जैसे यूपीएससी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो मेजर डिफरेंस है वो अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज का है जी। कि कभी कभी हमको ये रहता है कि जो हिंदी मीडियम या और लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के हैं तो सोर्स की अवेलेबिलिटी उतनी हद तक उतना नहीं हो पाती है। मैं ये नहीं मानूंगा कि कोई भी बाइसेस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यूपीएससी खुद आके चेयरमैन सर आके काफी बार ये बात बोल चुके हैं कि यूपीएससी पर से हैज नो बायस अगेंस्ट एनीबॉडी। तो उस तरीके से मैं ये मानता हूं कि अगर कोई भी मेधावी व्यक्ति है तो लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम नॉट अ बैरियर। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल मेरा रहने वाला है कोचिंग पर। किसी खास कोचिंग से तैयारी की या कोचिंग को बाईपास करके सेल्फ स्टडी पर फोकस किया? जी, मैंने कहीं से भी फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया था जी। तो जो कोचिंग का फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं वो मैंने कहीं से नहीं लिए थे। ऑल्दो मैंने टेस्ट सीरीज में हेल्प ली थी जी। कि कैसे मुझे अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए फीडबैक कैसे लेना है उसमें मैंने हेल्प ली थी। और इंटरव्यू फेज पे भी मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे, तो उस तरीके से मैंने कोचिंग से हेल्प ली थी। बाकी फाउंडेशन कोर्स मैंने कहीं नहीं किया था। नहीं, तो कोचिंग कितना सपोर्ट करते हैं अगर आप जो हमें दर्शक देख रहे हैं? क्योंकि मोस्टली हमने ये देखा है भाई, हम टीचर भी रहे, तो टीचिंग में मोस्टली लोग ये पूछने आते थे कि सर कौन सी बुक लें, कौन सी कोचिंग के नोट्स लिए जाएं, उन पे ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन कि भाई कोई भी किताब ले लो, ज्ञान तो उसमें है, उससे पहले पढ़ने के अलावा। तो आप क्या कहते हैं इसे? जी, मेरा इसमें सिंपल सा मानना है कि आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखिए जी कि अगर आप प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जी, मेंस लिख रहे हैं तो आपको आंसर लिखना है जी। और इंटरव्यू में आपको बोलना है जी। तो जो आंसर आप लिख के देंगे किसी भी एग्जामिनर को जो चेक करेगा उसको नहीं पता है कि आप कोचिंग करके आए हैं या आप सेल्फ स्टडी करके आए जी। हैं। आपका आंसर अच्छा होना चाहिए जी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं। अगर आपको ये लगता है कि कोई मुझे पढ़ा दे तो मुझे अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप कोचिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी करके खुद से किताबें पढ़ के अच्छे से समझ लेता हूं और मेरी प्रोडक्टिविटी वहां ज्यादा हाई है तो आप उस तरीके से जाइए। तो मैं ये नहीं कहूंगा इट्स नॉट ईदर और बट इट्स कि आपको खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी तरीके से अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बना सके, क्योंकि हर इंसान की स्ट्रैटेजी अलग होती है। मेरी स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम की है डजंट मीन कि औरों के लिए काम कर सकती है। आपको पहले अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है भाई। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं और जो यूपीएससी की तैयारी करना भी चाह रहे हैं युवा, वो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले सेल्फ एनालाइज करना होगा कि आप कहाँ अच्छे हो, उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। भाई कोचिंग और बुक्स एक हद तक सपोर्ट कर सकती है, पहले अपनी स्ट्रेंथ देखनी होगी। अच्छा, इसमें ये भी शायद चीज हो सकती है कौन कितना परफेक्टली याद रख सकता है, कौन परफेक्टली मान लो इतने दिन स्टडी ना भी करे तब भी वो कॉन्सेप्ट को याद रख पाए, ये सारी चीजें भी होती होंगी आई थिंक, मुझे जो लगता है। जी। अच्छा, अब आते हैं मेंस पर। जी। मेंस के लिए क्या खास तैयारी थी? जी, मेंस के लिए सिंस यूपीएससी का जो मेन रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो मेंस होता है जी। तो मेंस के 7 पेपर होते हैं, 7 पेपरों के अलग सिलेबस है, अलग स्ट्रैटेजीज है, सबकी अलग डिमांड है। तो ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे पेपर मेरा सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट रहा है उस पेपर में जी। जहाँ लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं नॉर्मली। मैं उसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाए थे, क्या क्या चीज़ें मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ उसमें, कैसे एनेक्डोट्स डाल सकता हूँ, क्या क्या एग्जाम्पल्स में कोट कर सकता हूँ विच आर यूनिक। और क्योंकि मुझे पोइट्री लिखने का और पढ़ने का भी शौक रहा है तो कैसे मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, जो भी मेरी खुद की स्ट्रेंथ्स है मैं उसको लेके आऊँ। हाँ, तो वो मुझे ऐसे की स्ट्रैटेजी वहाँ पे थी। सेम GS 1 2 3 4 में मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया था कि कैसे मैं हर क्वेश्चन में 1 नंबर एक्स्ट्रा ला पाऊँ, कैसे भी भले आधा नंबर भी अगर मुझे मैं एक्स्ट्रा निकाल सकता हूँ तो वो मुझे ओवरऑल हेल्प कर देगा अपनी जो मार्क्स मेरे इंप्रूव करने में। और जैसे देखते हैं कि फाइनल लिस्ट में एक नंबर पे 25-30 लोग होते हैं तो एक क्वेश्चन एक आंसर और एक नंबर बहुत मैटर करता है। तो मेंस में ये था। और ऑप्शनल के लिए मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था तो मैंने PYQs पे बहुत फोकस किया था। तो PYQ क्योंकि रिपीटेड थीम्स होते हैं उसमें, तो मैंने उनके प्रॉपर आंसर्स बनाए थे, मॉडल आंसर्स बनाए थे कि कैसे इसको मैं और इंप्रूव कर सकता हूँ एडिशनल थिंकर्स को यूज करके, एग्जांपल्स को कोट करके, करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके, क्योंकि आपका रेलेवेंट आंसर दिखना चाहिए कि ऐसा ही नहीं कि बस बुकिश आंसर है, बट इट शुड बी मोर कि यू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। जो क्वेश्चन चेक करने वाला उसे लगे कि भाई ये ऐसा नहीं कि और कहीं आज AI का दौर है तो AI के दौर में सब पता चल जाता है कि भाई आंसर ऐसा हो जो लगे क्रिएटिव है। जी बिल्कुल। भाई हम आंसर क्वेश्चन तो वही रहने वाले हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो आपसे सुनकर लगा, जो हमारे दर्शक भी सुने उसे, कि क्वेश्चन तो वही रहने वाला है, आंसर किस हिसाब से देना है ये आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। इंटरव्यू के लिए क्या खास तैयारी? इंटरव्यू इन माय ओपिनियन क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत जल्दी पड़ गया था, पहले ही फेज में मेरा इंटरव्यू था जी। और मैं फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंस लिख रहा था उस समय। अच्छा। क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे मेरी फॉरेस्ट सर्विस की भी कट ऑफ क्लियर हुई थी, मैं फॉरेस्ट सर्विस का मेंस भी लिख रहा था तो वो क्लैश कर रहा था, तो टाइम सबसे कम था मेरे पास में।
तो ये 2 तारीख को आया है शेड्यूल एंड 18 को मेरा इंटरव्यू था। तो मेरा सिंपल सा फोकस ये था कि मैं अपने डैफ को अच्छे से प्रिपेयर करूं, जितना अच्छे से कर सकता हूं। और मेरा डैफ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई थी, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड, अपने हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट। तो उसके मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाए थे और मैंने एंटिसिपेट किया था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या जो मैं आंसर दूंगा उस आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने अपना एक आइडिया बना के चला था। और उसके बाद फिर मैंने मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे, तो ऑनलाइन भी मॉक्स थे, ऑफलाइन भी मॉक्स थे, ताकि मुझे जो इंटरव्यू का जो फियर होता है, एक अंदर जो इनर्शिया होता है, वो निकल जाए। और ये मेरी स्ट्रैटेजी इंटरव्यू की। अच्छा, कोई खास क्वेश्चन याद हो जो इंटरव्यू में पूछा गया हो हमारे दर्शकों के लिए? जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे उसमें। एक इंटरेस्टिंग वाकया था जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक्चुअली इंटरव्यू सेटिंग ये होती है कि आप एक डिनर टेबल को इमेजिन कीजिए, तो वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं राउंड टेबल के अराउंड। तो चेयरमैन सर ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे एंड उन्होंने सारे क्वेश्चन पूछने के बाद में जो M1 मेरे बराबर में बैठे हुए थे मेंबर, उनको इंडिकेट कर दिया कि आप क्वेश्चन पूछिए। तो मैं जब उनसे बात कर रहा था तो चेयरमैन सर बीच में उठ गए और वो पीछे से चले गए। तो ये काफ़ी मतलब ऐसा हो सकता है किसी भी इंसान के लिए जो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, घबरा जाए कि ये तो उठ के बीच में जा रहे हैं। मुझे भी एक बार के लिए लगा कि क्योंकि नंबर अल्टीमेटली वही देंगे, तो अब ये बीच में उठ के जा रहे हैं तो कैसे होगा, ठीक है। लेकिन मुझे इतना अपने आप पे भरोसा था कि हो सकता है कि ये दे आर जस्ट टेस्टिंग मी, कि ये अपना इसका ध्यान तो नहीं भटक जाएगा। तो वो उठ के गए, लेकिन मैंने बिल्कुल भी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं उन्हीं से बात करता रहा, मेंबर से, एंड वो बीच में कभी भी आके बैठ गए। तो आई थिंक ये ऐसी सिचुएशंस में वो आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं कि आप उस मोमेंट पे अगर आप कल के लिए ऑफिसर बनेंगे तो क्या आप किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्या। जी। तो वो एक मोमेंट था जो मुझे अभी भी याद है, और उस मोमेंट में मुझे लगता है कि मैंने ठीक किया कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और सर से ही बात करता रहा। अच्छा, एक हम लोग भी जैसे सुनते हैं, भाई हमने भी तैयारी की तो हमें पता, मतलब एक बहुत खास क्वेश्चन रहता है, भाई सब तैयारी करते हैं, आपसे शायद पूछा गया नहीं पूछा गया, आप क्यों बनना चाहते थे, भाई सिविल सेवा में आप क्यों आना चाहते थे? वाई टू जॉइन सिविल सर्विसेज? जी, फाइनल इंटरव्यू में नहीं पूछा गया, मॉक इंटरव्यूज में जरूर पूछा गया था। जी। नहीं, मैंने कहा ना कि जनरली रहता है। बिल्कुल। तो मेरा सिविल सेवा में आने का बहुत ही प्रैक्टिकल रीजंस है जी। पहले तो आप सिविल सर्विसेज आपको इतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्कोप देती है टू डू थिंग्स, कि आपको पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जब आप फील्ड में होते हो उससे लेके पॉलिसी मेकिंग तक ये बहुत लंबी जर्नी है। और उसमें भी आपको इतना सारा डाइवर्सिटी मिलता है कि कल आप रक्षा मंत्रालय में हैं, आप फिर उसके बाद विदेश मंत्रालय में हैं, तो आपको एक पूरा सिनेरियो ब्यूरोक्रेसी का जो है वो दिखता है, तो कैसे पूरा कंट्री गवर्न हो रहा है। तो आपका योगदान अनलिमिटेड फील्ड्स में जा सकता है, और जो एक्सपोजर आपको मिलता है और जो डाइवर्सिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके साथ साथ में, और सबसे बड़ी चीज़ जो है जो जॉब सेटिस्फैक्शन है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आप किसी भी इंसान की हेल्प कर पाए, ज़रा सा भी, अगर आप 5% या 2% भी कर पाए तो वो दैट इटसेल्फ इज अ लाइक सॉर्ट ऑफ अ रिलीफ कि योर लाइफ इज वर्थ, यू नॉट जस्ट लिविंग फॉर योरसेल्फ बट यू आर लाइक कंट्रीब्यूटिंग, एटलीस्ट इवन इफ इन अ बिट यू आर कंट्रीब्यूटिंग। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। बहुत अच्छा आंसर था। अब आगे की क्या तैयारी है, अब किस तरीके से देखते हैं, कहाँ ट्रेनिंग होने वाली है, ये सब भी आपसे जानना चाहूँगा। जी। तो अभी का क्योंकि अभी ट्रेनिंग का शेड्यूल आया नहीं है, तो ट्रेनिंग मोस्टली लास्ट ईयर सितंबर में हुई थी, तो इस बार देखते हैं कि किस मंथ में स्टार्ट होती है। तो लबासना में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ मसूरी में वो ट्रेनिंग होगी, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड मीनवाइल अभी मेरा मास्टर्स भी चल रहा है, तो मुझे 4th सेमेस्टर के अपने थीसिस सबमिशन भी करना है, तो उसके लिए जाके मुझे अपना थीसिस लिखना है एंड देन सबमिट करना है, तो वो भी साथ साथ में। अच्छा, होली थी अभी, तो शायद मुझे लगता है टाइम खराब हुआ, या आप इस टाइम को कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग भी आए मिलने? जी, होली पे मैं यहाँ नहीं था, मैं मानता हूँ, मैं कॉलेज में ही था होली पे, और मैं जब रिजल्ट आया है तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था अगले उसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। लेकिन होपफुली जब रैंक देखा और जब पता चला कि सिलेक्शन हो गया है, तो सबसे बड़ा रिलीफ यही था कि अब मुझे एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं होगी। एंड तो फिर अब घर पे जब से आए हैं तब से भाई आने वाले लगे होंगे, तो IFS की जो आप बता रहे थे उसे छोड़ देंगे या उसे कंटिन्यू करेंगे? नहीं, मैं अभी तो फॉरेन सर्विस तो मेरा सेकंड प्रेफरेंस है। अच्छा, सेकंड है। जी। अच्छा, पहली सिविल सर्विस, पहले IAS है एंड देन सेकंड। अच्छा, एक बहुत खास सवाल ये है कि हमारे बच्चे ये जानना चाहते हैं, हमारे युवा ये जानना चाहते हैं, कितने घंटे की तैयारी सफिशिएंट है? ये भाई बहुत लोग पूछते हैं, मैं पूछूंगा। जी, बिल्कुल आपका पूछना बनता है। मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी रिडंडेंट सवाल है जी, क्योंकि मैं इसका आंसर इसलिए ऐसे करना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। अगर आपका ध्येय जो है, जो आपका लक्ष्य है वो निर्धारित है और आपने सही से किया है, तो घंटे मैटर नहीं करेंगे। कुछ दिन ऐसे भी जाएंगे जिस दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे, 6 घंटे भी पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन आपको इतना अपने आप पे कंट्रोल और अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि आप उसको कॉम्पनसेट करें और अगले दिन 14 घंटे आप पढ़ाई करें, क्योंकि ये एक दिन का स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है, आपको रोज दौड़ना है। अगर आप नहीं दौड़ेंगे
तो आपका बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाएगा। भाई वो 10 लाख में से पीछे रह जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आपको एक सीट चाहिए जी। तो आपका कंपटीशन 10 लाख भी नहीं है। जब आप अकेले बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप खुद के कंपटीशन होते हैं, खुद के ही सपोर्टर होते हैं, खुद के ही मोटिवेटर होते हैं। और ऐसे मोमेंट पे जब सब कुछ ऐसा लगता है कि, अब मैं तो घर से पढ़ाई कर रहा था, तो मैं तो दिल्ली में रह के भी नहीं था कि कोई पीयर ग्रुप हो या ऐसा हो, तो मैं सेल्फ स्टडी खुद से ही कर रहा था। तो आपको खुद में ही इतना सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ता है। छोटे शहरों से हम देखते हैं बहुत कम बच्चे निकल पाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? छोटे शहरों वाले सिनेरियो को कैसा देखते हैं आप? सर बात है, मैं मानता हूँ कि कम निकल पाते हैं, लेकिन आज की डेट में जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं या इंटरनेट की बात करते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट इज़ देयर। ठीक है, आपको मतलब गाइडेंस अवेलेबल है, आप काफ़ी सारे बहुत, अब तो ये सिनेरियो बदलता भी जा रहा है कि लोग जो मेट्रो सिटी से पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली से पढ़ाई की है अपनी, लेकिन मैं घर पे आके मैंने पढ़ाई मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन की, क्योंकि जहाँ पे हम ये देखते हैं कि बड़ी सिटीज़ में अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शंस भी उतने ही हैं। तो आपको अल्टीमेटली, जो जैसे मैंने कहा, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए कि आप ये समझें कि अगर आपको दिल्ली ही जाके पढ़ाई करनी है, कि आपको माहौल चाहिए तभी आप पढ़ पाएंगे, तो आप वहाँ प्रेफर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से अकेले अपने कमरे में बैठ के आप कंफर्टेबल हैं, अपने घर पे रह के आप पढ़ सकते हैं, कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं, तो आप वो ऑप्ट कीजिए। तो मैं नहीं मानता कि छोटे शहर में कमी है किसी भी तरीके की प्रतिभा की, और ये सिनेरियो बदलेगा और भी आगे, क्या कहते हैं, और बदलता ही जाएगा, और लोग भी आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कार वो बनता चला जाएगा। अच्छा, एक बहुत विशेष सवाल ये है, अब 215वीं रैंक आई, बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, रिलेटिव्स, फादर को कैसा लगा? कोई खास संदेश हमारे चैनल के माध्यम से अपने रिलेटिव्स के लिए तो क्या देंगे वो? जी बिल्कुल, मतलब क्योंकि भाई उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आप क्या देंगे? जी, पूरा मैं अपना श्रेय जो है, जो भी मुझे मिला है भगवान की कृपा है, और मेरे पेरेंट्स का ही सपोर्ट है, पूरी फैमिली का। जी। तो मैं यही बोलूँगा कि संघर्ष मेरा तो 20% भी नहीं है। जी। जो एक्चुअल संघर्ष है या जो एक्चुअल एफर्ट्स पुटिंग किए गए हैं वो फैमिली की तरफ से किए गए हैं, कि डिस्पाइट मतलब इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, डिस्पाइट ऑल दी अदर इशूज़, मेरे फादर पापा की हेल्थ बहुत ज़्यादा बीच में ख़राब भी रही है, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो एक अनफ्लिंचिंग सपोर्ट रहा है कि करो, और ये लंबी जर्नी थी, तो पेरेंट्स, फैमिली का सपोर्ट होना किसी भी एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो सबसे, और रिलेटिव्स ऑफ कोर्स। तो उस तरीके से आपको ये एक सपोर्ट सिस्टम अपने साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा कि भाई 4 साल 5 साल जब व्यक्ति तैयारी करता रहता है, नहीं हो पाते हैं सिलेक्शन, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर वहीं से आता है कि यार कुछ और कर ले, जे तेरे बस का नहीं। बहुत लोग तैयारी करते हैं, तो वो जो सिचुएशन होती है ना, वो तोड़ देती है कहीं ना कहीं। इसलिए मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि भाई पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ साथ रिलेटिव्स बहुत तोड़ते हैं जी, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। बाकी मैं आपसे, आपने मुझे बहुत समय दिया जी, उसको मैं आंसर करना चाहूँ, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट जी। उसके लिए पहली चीज़, पेरेंट्स ने मुझे कभी भी, जितना भी मेरे सेटबैक्स आए, उन्होंने हमेशा ये बोला कि तुम में प्रतिभा है, तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कंटिन्यू डूइंग इट। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने कभी बताया भी नहीं था, घर वालों ने कभी ये चीज़ जाहिर की थी कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मैं अपना शांति से एकदम दुनिया से अलग हटके, और फिर सोशल मीडिया मेरा बंद था, तो कोई इंटरेक्शन नहीं है पेरेंट मतलब रिलेटिव्स पे या फ्रेंड्स, जो फ्रेंड सर्कल है, तो मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करता था। जो बाकी डिस्ट्रैक्शन थी वो फैमिली ने हटा दी थी रास्ते से, तो वो बहुत बड़ा एक सन्यासी जीवन जिएंगे तो जल्दी शायद आई थिंक क्रैक हो जाएगा। ये भी एक बड़ी सीख है उन युवाओं के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत समय दिया आपने मुझे, बहुत बहुत आभार है आपका, और फिर से एक बार शुभकामनाएं सत्यमेव भारत न्यूज की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी कि आप बने और भाई पूरी दुनिया में नाम करें, बदायूं का गौरव। देखते हैं आपको कहाँ भाई ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और कहाँ आपको पहली पोस्टिंग मिलती है। स्टे कनेक्ट विद सत्यमेव भारत न्यूज, हम आपको कुछ ना कुछ खास दिखाते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।